गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बात करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है और इसके क्या क्या कीवर्ड्स से क्या होता है इसमें। ठीक है, तो आज हम कीवर्ड्स देखते हैं कि इस जो टॉपिक है जूल थॉमसन इफेक्ट, उसमें हम क्या क्या किन किन बातों पर बात करेंगे, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अब जब भी पढ़ो तो ये कीवर्ड्स बनाओ, कोई भी टॉपिक हो उसके कीवर्ड्स लिखो, फिर आप खुद उसको एक्सप्लेन करो। एक वर्ड लिख दो, उसको एक्सप्लेन करो कि हाँ इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कीवर्ड है एडियाबैटिक एक्सपांशन। पहला कीवर्ड क्या है? एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और वैक्यूम में एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका हीट का एक्सचेंज जीरो हो गया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपांशन का मतलब ये हो गया, और एक्सपांशन हो रहा है मतलब हाई प्रेशर से वेरी लो प्रेशर में हो रहा है। एक्सपांशन में क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर या वैक्यूम एक्सपांशन करा रहे हैं। दूसरा कीवर्ड क्या कह रहा है जूल थॉमसन इफेक्ट, कि जब आप एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हो गैस का, ठीक है, तो गैस क्या हो रही है? बिकम्स कूल, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? गिर रहा है गैस का। ठीक है, जब आप एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि गैस का टेम्परेचर गिर रहा है। इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर ज्यादा है किसके कंपेरिजन में? फाइनल स्टेट के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसका यह मतलब क्या हुआ? T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 मेरी इनिशियल स्टेट है, T2 मेरी क्या है? फाइनल स्टेट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट ये कह रहा है कि आप जब एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हो गैस का, तो गैस क्या हो रही है? बिकम्स कूल हो रही है, उसका टेम्परेचर गिर रहा है। तो ये क्यों गिर रहा है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपने ये, और जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो रियल गैस पे अप्लाई करा अपन ने। जो जूल थॉमसन इफेक्ट है हम रियल गैस की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर गिर क्यों रहा है वो हमें समझना है कि टेम्परेचर गिरने का रीजन क्या है। अब रियल गैस और आइडियल गैस में एक फर्क होता है। ठीक है, जो आइडियल गैस होती है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आइडियल गैस के अंदर जो एटम, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, मतलब वो किसी फोर्स से, उनमें किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होता आपस में, वो एक दूसरे से फ्री है। ओके, जबकि रियल गैस होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। जो नेचुरल गैस है, जो रियल गैस है, उन सब में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वांडरवाल फोर्स। जो रियल गैस होती है उनमें वांडरवाल फोर्स होता है या वांडरवाल अट्रैक्शन होता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं उनमें। ओके, ये बात समझ में आ गया आपको? तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम रियल गैस की बात कर रहे हैं कि जब हम रियल गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हैं तो गैस ठंडी हो रही है। तो ठंडी क्यों हो रही है? उसके टेम्परेचर क्यों गिरा है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या कर रखा है? एडियाबैटिक ले रखा है आपका सिस्टम में पूरा, तो हीट तो अंदर आ नहीं सकती, नहीं बाहर जा सकती है। अब आपको एक्सपांशन कराना है। अब एक्सपांशन करने के लिए, एक्सपांशन का मतलब क्या हो रहा है? गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है गैस। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपांशन हो रहा है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल को और ज्यादा स्पेस मिल रहा है फैलने के लिए, एक्सपांड होने के लिए। तो वो एक्सपांड कब होंगे? जब वो अपने एक दूसरे के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को तोड़ेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे, वो कम होगा, तभी तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। ठीक है, तो रियल गैस में क्या हो रहा है? जब उसका एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हैं तो उस एक्सपांशन के लिए उसको बाहर से हीट तो मिल नहीं रही, क्योंकि एडियाबैटिक है। जब बाहर से हीट नहीं मिल रही है तो सिस्टम है या जो गैस है वो एक्सपांशन करने के लिए खुद की एनर्जी यूज करेगी। क्या मतलब? खुद की काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगी? कम। खुद की काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी गैस की। क्यों डिक्रीज हो रही है? पहले तो गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, अब क्या होगा? जब वो एक्सपांशन हो रही है तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। वो गैस की इंटरनल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी है, वो क्या कर रही है? उस वांडरवाल फोर्स को कम करने के लिए यूज में आ रही है। एडियाबैटिक एक्सपांशन में जो हम रियल गैस काम में ले रहे हैं, रियल गैसेस में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपस में काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है गैस के मॉलिक्यूल में आपस में। तो उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए गैस के मॉलिक्यूल खुद की इंटरनल एनर्जी यूज में कर रहे हैं। वो अट्रैक्शन कम ही होगा तभी तो गैस एक्सपांड होगी। तो क्या हुआ? एक्सपांशन एट द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एडियाबैटिक एक्सपांशन में जो एक्सपांशन हो रहा है उसमें गैस अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी यूज कर रही है टू ओवरकम द वांडरवाल फोर्स। अपने वांडरवाल फोर्स को कम करेगी, कम करने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी यूज कर रही है। अब जब सिस्टम खुद की अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करता है तो क्या होगा? उसके टेम्परेचर में कमी आएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आएगी गैस ठंडी क्यों हो रही है एडियाबैटिक एक्सपांशन में। ठंडी इसलिए हो रही है क्योंकि गैस या सिस्टम अपना बाहर से हीट तो ले नहीं सकता, क्योंकि एडियाबैटिक है, जब वो बाहर से हीट ले नहीं सकता है और आपको एक्सपांशन कराना है। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो सिस्टम को अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। जब इंटरनल एनर्जी यूज करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। उस इंटरनल एनर्जी कहां पे काम में आ रही है, वो इंटरनल एनर्जी काम में आ रही है उस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, ताकि गैस एक्सपांड हो सके। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स हो गया। दूसरा, तीसरा कीवर्ड क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेबल ऑफ रियल गैसेज नॉट आइडल गैसेज। ठीक है, तो इस तीसरे का रीजन में हमने ये यहां पे देख लिया कि रियल गैस पे क्यों अप्लाई हो रहा है। पहला बात, आइडल गैस के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि जो आइडल गैस होती है उसमें क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ईच एटम एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ आइडल गैस इज फ्री टू एक्सपांड। वो फ्री होता है, आपस में किसी भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से वो जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, और जब वो आपस में एक दूसरे के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, या ऐसा कह सकता हूं कि आइडल गैस के अंदर वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल अट्रैक्शन होते हैं, वो एकदम नेग्लिजिबल होते हैं। जब आइडल गैस में किसी तरह का अट्रैक्शन ही नहीं है तो उसको एक्सपांशन कराना है, मुझे एडियाबैटिक एक्सपांशन कराना है, तो बाहर से तो हीट नहीं ले रहे और आइडल गैस ले रखी मैंने, तो आइडल गैस ले रखी है, उसमें किसी तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं है, तो क्या होगा, एक्सपांशन इजी हो जाएगा। सिस्टम को अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करनी ही नहीं है उस फोर्स को तोड़ने के लिए। सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च क्यों करेगा जब उनके गैस के मॉलिक्यूल में किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है। तो आइडल गैस के अंदर वंडरवॉल फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं, या कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते ही नहीं है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, वो वैसे ही फ्री है, तो हमको एक्सपांशन करने के लिए गैस की इंटरनल एनर्जी यूज करने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से आइडल गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो जीरो आएगा। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा तो टेम्परेचर में चेंज क्यों आएगा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो आइडल गैस के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि आइडल गैस का अगर आप एडियाबैटिक एक्सपांशन कराओगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके टेम्परेचर में डिक्रीज नहीं आएगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप रियल गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन कराओगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, गैस ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट की, ये कैसे आया इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने भी जो 3 पॉइंट पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे है वो सब। ठीक है, तो जो अभी तक हमने समझा तो इसको मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, यही है कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। कब, जब हम गैस को एक्सपांड करा रहे हैं एडियाबैटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन तक। जब हम गैस को एक्सपांड करा रहे हैं हाई प्रेशर से लो रीजन में, वो भी एडियाबैटिकली, इसी को हम क्या कह रहे हैं, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अब जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, जो कूलिंग आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज, जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, बिकॉज सिंस ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी का जो पार्ट है वो किसमें यूज्ड अप हो रहा है, किसमें काम आ रहा है, टू इन ओवरकमिंग द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी कहां पर काम में आ रही है, जो वो काम में आ रही है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, उसको कम करने के लिए एनर्जी काम में आ रही है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसमें, वंडरवॉल फोर्स किसमें होते हैं, रियल गैस में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका की पॉइंट क्या हो गया कि वंडरवॉल फोर्स में क्या हो गया, रियल गैस की बात हो गई, यहां पे रियल गैस की बात हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है, इस वंडरवॉल फोर्स को कम करने के लिए एक्सपांशन कराना है हमें। और रियल गैस की बात करते हैं, एक्सपांशन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों, एडियाबैटिक में बाहर से हीट तो ले नहीं सकता, बाहर से हीट नहीं लूंगा तो मुझे सिस्टम की खुद की एनर्जी यूज करनी पड़ेगी उस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए। इस वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आइडल गैस की बात करते हैं, उस आइडल गैस के अंदर ये क्या, म्यू जेटी का मतलब क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइडल गैस के लिए ये जूल थॉमसन इफेक्ट होता है वो जीरो होता है। क्यों, जब आप आइडल गैस को वैक्यूम में एक्सपांड करा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वहां पे ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही, ना हीट इवॉल्व हो रही है। भाई कोई काम आप फ्री में करा रहे हो, फ्री नाम ही क्या है, फ्री एक्सपांशन।
मतलब वो फ्री में हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना तो आपको हीट देनी पड़ रही है, ना हीट लूज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आइडल गैस को एक्सपांड करा रहे वैक्यूम में, वहां ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ना ही इवोल्यूशन होता है, तो एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं रिलीज होती है। तो वहां पे जो आइडल गैस का एक्सपांशन होता है वैक्यूम में, वहां पे क्यू क्या हो गया, जीरो, हीट क्या हो गई, जीरो हो गई। इन आइडल गैस में क्या होता है, वन ओवर फोर्स तो होती नहीं है। आइडल गैस में क्या पढ़ा अपन ने कि वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, अब्सेंट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अब्सेंट का मतलब क्या है कि वहां पर वन ओवर फोर्सेस नहीं है। वन ओवर फोर्स नहीं है तो वन ओवर फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे एनर्जी भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? जब वहां पे वन ओवर फोर्स ही नहीं है, वन ओवर फोर्स ही नहीं है, तो मुझे वहां पे एनर्जी खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एनर्जी खर्च ही नहीं होगी ड्यूरिंग द एक्सपांशन, तो एनर्जी में चेंज क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया क्यों एडियाबैटिक जब हम किसी आइडल गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हैं इन वैक्यूम, तो वहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है, जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब आइडल गैस के अंदर वन ओवर फोर्स है ही नहीं, तो वहां की उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च ही नहीं होगी इस वन ओवर फोर्स को ओवरकम करने के लिए, इसको कम करने के लिए। तो हम कह सकते हैं वैक्यूम में, अब यही तो मैंने बताया था आपको पहले, चाहे आइसोथर्मल एक्सपांशन हो वैक्यूम में, चाहे एडियाबैटिक एक्सपांशन हो वैक्यूम में, वहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है, जीरो। वर्क क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई एडियाबैटिक एक्सपांशन में, एडियाबैटिक एक्सपांशन किसका, आइडल गैस का, एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ आइडल गैस, उसके लिए डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आता है, जीरो आता है। कब? जब हम उसका वैक्यूम एक्सपांशन करा रहे हैं। आइडल गैस का एडियाबैटिक में वैक्यूम एक्सपांशन करा रहे हैं, तो उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है वो समझ में आ गया, क्योंकि वहां पे वन ओवर फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे कीवर्ड है वन ओवर फोर्स, कि जब आप एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हो, सारा खेल इसी का है वन ओवर फोर्स का, कि एडियाबैटिक एक्सपांशन जब आप रियल गैस में कराओगे तो उस वन ओवर फोर्स को कम करने के लिए सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आइडल गैस की बात करेंगे, आइडल गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन कराएंगे, तो वहां पे किसी तरह के वन ओवर फोर्स नहीं होते हैं। जो वन ओवर फोर्स नहीं है, तो हम एक्सपांशन कराएंगे तो वहां पे इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या बात करते हैं, तो ये आप लिख लीजिए, जो की पॉइंट है ये लिखना जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं, जब आइडल गैस का आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहा हूं मैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइसोथर्मल गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर में चेंज क्या है आपका, जीरो। ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर में चेंज जीरो है, टेम्परेचर जीरो नहीं है। तो आइसोथर्मल जब एक्सपांशन करा रहे हैं गैस का, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहे हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज तो हो ही नहीं रहा। ये तो पढ़ा अपन ने अभी यहाँ पर कि आइडल गैस का जब भी एक्सपांशन करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो इंटरमीडिएट प्रेशर पर हो या वैक्यूम में हो, आइडल, यहाँ ध्यान क्या रखना, जब आइडल गैस की बात कर रहे हैं, जब हम आइडल गैस का एक्सपांशन करा रहे हैं, वो भी कौन सा, आइसोथर्मल करा रहे हैं, चाहे वो वैक्यूम में आइसोथर्मल हो, चाहे इंटरमीडिएट, चाहे एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर पे हो, तो आइडल गैस के एक्सपांशन में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आइडल गैस के अंदर वन ओवर फोर्स होते ही नहीं है। तो वन ओवर फोर्स को ओवरकम करने के लिए सिस्टम को अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करनी ही नहीं पड़ती है। इस वजह से आइडल गैस का जब आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहे हैं, तो क्या एक इक्वेशन आ गई मेरी, डीई अपॉन डीवी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या आएगा, जीरो। यही तो हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम में चेंज करूं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, जीरो। ये किसके लिए है? इसी को तो इसने क्या कहा, जूल्स लॉ। ये तो जूल्स लॉ था कि जब मैं आइडल गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम में चेंज कराऊं या एक्सपांशन कराऊं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, जीरो। और इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो क्यों आ रहा है, वो आपको इस पॉइंट से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर। इसको आप पाई पी से बोल सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि जब हम आइडल गैस का आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहे हैं, तो जो उसका इंटरनल प्रेशर होता है गैस का, वो क्या आ जाएगा, जीरो। आइडल गैस का जब आइसोथर्मली एक्सपांशन करा रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम में चेंज करने पर उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है।
चेंज नहीं आ रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल प्रेशर। तो ये क्या आएगा, जीरो। आइडल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर हमेशा जीरो होता है। जब हम गैसेज स्टेट पढ़ेंगे वहां पर आएगा आइडल गैस, केटीजी आएगी। रियल गैस और आइडल गैस में क्या फर्क है, तो वहां पर टर्म आएगी इंटरनल प्रेशर। आइडल गैस में इंटरनल प्रेशर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है। तो आइडल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और जब रियल गैस की बात करोगे, फॉर रियल गैस, उसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इंटरनल प्रेशर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट क्या है, ठीक है। जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट में एक डेरिवेशन आएगा जिससे हम ये भी प्रूव कर देंगे कि आइडल गैस के लिए जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट वो जीरो होता है, जबकि रियल गैस के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगला डेरिवेशन होगा जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट। अब बात करते हैं जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट की, ठीक है। जूल थॉम्सन इफेक्ट या एक्सपेरिमेंट में होता क्या एक्चुअली, ठीक है। तो जूल थॉम्सन ने ये बताया कि ये कंटेनर है हमारा, ठीक है, जो एडियाबैटिक वॉल से, जिसके चारों तरफ एडियाबैटिक वॉल से कवर है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या हो गया कि ये हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में हम एडियाबैटिक एक्सपांशन ही करा रहे हैं, ठीक है। ये एक ए चैम्बर है, ये बी चैम्बर, ए और बी चैम्बर है। ए चैम्बर में गैस भरी हुई है, ए चैम्बर में आपकी रियल गैस भरी हुई है, ठीक है, जिसका प्रेशर P1 है, ओके। अब आपने क्या कर रहे हो, इसका नाम क्या, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है। आप जो बी कंटेनर है, बी चैम्बर है, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। क्या बता रखा है, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो जो यहाँ पे जो या तो यहाँ वैक्यूम होगा या इसका बहुत ही लो प्रेशर है, ठीक है। अब आप क्या करा रहे हो, एक आपने पोरस प्लग, अब आप क्या कर रहे हो, एक छोटे से छेद से एक्सपांशन करा रहे हो, बहुत छोटा सा छेद है, एक पोरस प्लग है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। ये ए चैम्बर है, बी चैम्बर है, इसका वॉल्यूम प्रेशर P1 है, ये P2 है। P1 क्या है, ग्रेटर देन P2 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है। गैस से एक्सपांशन होगा मतलब यहाँ तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। जब आप एक्सपांशन करा रहे हो तो इसमें जो गैस भरी थी उसका क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा वो, और इस चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बताया जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम था कि जब हम किसी गैस को, कि रियल गैस का जब एडियाबैटिकली एक्सपांशन करा रहे हैं थ्रू द पोरस प्लग, व्हेन ए रियल गैस एक्सपांड एडियाबैटिकली थ्रू ए पोरस प्लग, देन फॉल इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व। जब किसी गैस का पोरस प्लग के थ्रू, रियल गैस का पोरस प्लग के थ्रू एक्सपांशन करा रहे हैं एडियाबैटिकली, तो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जो ए चैम्बर है उसने कितना काम करा, तो यहाँ पे गैस क्या हुई, इस ए चैम्बर में गैस क्या हो रही, कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। बात समझ आ रही है कि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेस हो रही है गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। जब भी कंप्रेशन होता है तब क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ एट द पिस्टन है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है, मतलब P1 इंटू V1। जबकि यहाँ बी चैम्बर में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इस चैम्बर में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम इसका बढ़ गया, पहले ये था वॉल्यूम, फिर इतना बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ है। जब भी एक्सपांशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो नेगेटिव आता है वर्क। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव आएगा, -P2 V2। अब आप देखो कि टोटल नेटवर्क कितना हुआ, दोनों वर्क को आप क्या करो, जोड़ दो, तो आपका क्या जाएगा, नेटवर्क डन आ जाएगा, -P2 V2 प्लस P1 V1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये नेटवर्क आ गया। अब आप कह रहे हो कि भाई आपका जो एक्सपांशन कैसा हो रहा था, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा था। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है, Q0, हीट का ट्रांसफर होगा नहीं, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, नहीं सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा। तो यहाँ पे हीट क्या हो गई, 0 हो गई, तो डेल्टा ई बराबर किसका जाएगा, W के। अब आप देखो कि जब सिस्टम बाहर से हीट लेगा नहीं और आप उसका क्या करा रहे हो, एक्सपांशन करा रहे हो। जब सिस्टम बाहर से हीट नहीं ले रहा है और आप उसका क्या करा रहे हो, एक्सपांशन करा रहे हो, तो क्या करेगा, सिस्टम परफॉर्म वर्क
एट द एक्सपांस ऑफ इट्स एनल एनर्जी, इट्स इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम जो वर्क करेगा वो किसके खर्चे पर करेगा? अपनी इंटरनल एनर्जी पर। यानी कि सिस्टम को वर्क करने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी यूज में लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप क्या करा रहे हो? एडियाबैटिक एक्सपांशन, बाहर से हीट तो ले नहीं सकते, तो एक्सपांशन करने के लिए सिस्टम को जो अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी काम लेनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्सिक्वेंटली क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या आ रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यूज कर रहे हो तो पहले कुछ थी, यहाँ पे कुछ इंटरनल एनर्जी E1 थी, जब एक्सपांशन हुआ तब E2 हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। E1 से E2 चेंज आया। तो डेल्टा E बराबर क्या है? डब्ल्यू नेट क्या है आपका? ये। और डेल्टा E क्या चेंज करा रहे? E2 से E1 चेंज करा रहे हो, ये चेंज आ गया। अब इसको वापस रीअरेंज करके लिख सकते हैं अपन, E2 प्लस P2 V2 हो जाएगा। इस माइनस को यहां भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो ये दोनों बराबर प्लस में आ गए। इसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। हमें क्या पता है? वी नो दैट एंथैल्पी क्या होती है? E प्लस PV। तो इसको क्या बोल देंगे? H2। ये क्या हो जाएगी? H1। तो आप देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो एंथैल्पी आ रही, दोनों क्या आ गई? इक्वल आ गई ना। इनिशियल और फाइनल स्टेट की एंथैल्पी क्या आ गई? इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि एंथैल्पी में चेंज क्या आ गया आपका? 0। जब दोनों इक्वल है और फिर आप H2 माइनस H1 करोगे तो क्या आ जाएगा? एंथैल्पी में चेंज 0। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि एडियाबैटिक एक्सपांशन के अंदर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। एडियाबैटिक एक्सपांशन में इंटरनल एनर्जी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है। कांस्टेंट क्या रहता है एडियाबैटिक एक्सपांशन के अंदर? एंथैल्पी। जब हम रियल गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन कराते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, जबकि क्या कांस्टेंट रह रही है? उसकी एंथैल्पी कांस्टेंट रह रही है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? आइसो एंथैल्पी। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि इन जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, the real gas, for real gas, change in internal energy is not constant. In Joule-Thomson experiment, change in internal energy is not constant. Change in enthalpy is constant. Enthalpy में change होता है एडियाबैटिक एक्सपांशन का जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट में। तो ये क्या होता है? एंथैल्पी पे होता है। तो सवाल सीधा ये पूछा गया है कि इन जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट डेल्टा H इक्वल टू 0, डेल्टा E इक्वल टू 0, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसे। तो आपको क्या बताना है? जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आइसो एंथैल्पिक होता है। तो जूल-थॉमसन इफेक्ट में क्या क्या 0 हो गया? एंथैल्पी में चेंज 0, हीट 0 हो गया। तो ये दो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे अगर आपको पूछता है तो एक्सप्रेशन में। ठीक है। अब जूल-थॉमसन कोफिशिएंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जूल-थॉमसन कोफिशिएंट होता क्या है? तो ध्यान क्या रखना है कि जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट आइसो एंथैल्पिक होता है। क्यों होता है? ये हमने प्रूव कर दिया इस मेथड, इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। बाकी बात करते हैं जूल-थॉमसन कोफिशिएंट की। तो हमने अभी तक देखा कि जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, आइसो एंथैल्पिक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि म्यू जेटी dp अपॉन dt, सॉरी dt बाय dp कांस्टेंट एंथैल्पी पे, ये कैसे आ रहा है? इसको प्रूव करना है। ठीक है। हमें क्या पता है कि एंथैल्पी क्या है? इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके। अब इसको क्या कर देंगे? टेम्परेचर के साथ में एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? dH इक्वल टू dH अपॉन dt, प्रेशर कांस्टेंट, ये आ गया। अब एक बार प्रेशर के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। अब आपको क्या पता है? Cp क्या होता है आपका? dH बाय dt, कांस्टेंट प्रेशर पे, इसी को आप क्या बोलते हो? Cp। और आप क्या कह रहे हो कि जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट में आपका एंथैल्पी में चेंज क्या है? 0। ठीक है। तो एंथैल्पी में चेंज क्या हो गया? 0। dH बाय dt की जगह क्या रखोगे आप? Cp, और ये dt, यहां dt आ गया, प्लस dH अपॉन dP, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ओके। अब आप क्या करो? आप इस टर्म को यहां पे लेके आ जाओ या इसको यहां पे लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा आपका? मैं इसको यहां पे लेके आ जाऊं, माइनस का dH अपॉन dP
ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे डीपी, या क्या आ गया आपका सीपी डीटी। ठीक है, अब इस सीपी को मैं क्या लूं, यहां लेके आ जाऊं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/CP डीएच बाय डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और इस डीपी को यहां डीटी के नीचे ले जाऊं, डीटी अपॉन डीपी, ये क्या आ गया, कांस्टेंट एंथैल्पी पे आ गया। इसी को तो आप क्या है, आप ये आपका म्यू जेटी, इसी को क्या बोल रहे हो आप, क्या आ गया ये आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, ये क्या आ गया आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट आ गया। ठीक है, आगे समझने कैसे हमने इसको डिराइव करा है। ये आपका क्या है, डीटी बाय डीपी कांस्टेंट एंथैल्पी पे। तो आपको नॉर्मली पूछ सकता है कि जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट में क्या कांस्टेंट होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, आइसो एंथैल्पिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जूल थॉमसन, अब इस एक्सप्रेशन से मैं कैसे बता सकता हूं कि जो आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन म्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है, 0। इसको अपन को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्या है आपकी इक्वेशन, डीटी अपॉन डीपी कांस्टेंट एंथैल्पी पे, ये तो आपका क्या था, म्यू जेटी था, क्या आया था, -1/CP डीएच अपॉन डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यही तो आया था आपका। अब आपने, अपन को पता है कि एंथैल्पी क्या होता है, E प्लस पीवी, यही तो एंथैल्पी होता है। तो इस एंथैल्पी की जगह क्या रखूंगा मैं, ये -1/CP डेल पी, क्या आ गया, E प्लस पीवी आ गया। ओके, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, -1/CP डेल E अपॉन डेल P प्लस डेल पीवी अपॉन डेल P, ये आ गया। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, डीवी से। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि इसको मैं ऊपर नीचे डीवी से या डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डेल ई अपॉन डेल बी, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, नीचे डेल वी से कर दिया, ऊपर भी डेल वी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका डेल पी आ गया, प्लस पीवी अपॉन डेल पी। ओके, तो अब देखो ये टर्म क्या आ गया आपकी, किस पे था ये। ठीक है, तो अब हमको पता है कि डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, 0 होता है। ओके, जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हो, क्या कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हो, टेम्परेचर चल रहा है कांस्टेंट बाहर आपका, ये समझ में आ रही बात आपको, ये क्या टेम्परेचर चल रहा है बाहर, तो प्रोसेस क्या है आपका, आइसोथर्मल हो गया भाई। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हो गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और 1 मोल भी है, तो पीवी आपका पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया भाई। बात समझ में आई कि टेम्परेचर भी आपका फिक्स हो गया, आर तो फिक्स है, ये गैस कांस्टेंट, तो ये सब कुछ फिक्स हो गया, तो पीवी भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये जो टर्म है वो पूरी क्या हो गई, डेल पीवी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो गई, 0। भाई टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, आइडियल गैस के लिए तो था ये किसके लिए था, आइडियल गैस के लिए तो था कि हमने आइडियल गैस के लिए बात करी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम में चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी भी आपका कांस्टेंट हो गया। तो आपका क्या इक्वेशन आ गई, म्यू जेटी इक्वल टू डीटी अपॉन डीपी। तो ये भी 0 आपका, ये भी 0 हो गया, तो पूरा टोटल क्या आ गया आपका, 0। तो आपने प्रूव कर दिया फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए
म्यू जेटी क्या होता है, 0। आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी 0 आता है। तो आपने समझा कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट 0 कैसे आया, तो हमने इसको फॉर्मूले से भी प्रूव कर दिया, डेरिवेशन से भी प्रूव कर दिया, एक थ्योरेटिकली भी प्रूव करा और यहाँ पे डेरिवेशन से भी प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्या है। अब आपका क्या आया था, म्यू जेटी dt अपॉन dp कांस्टेंट एंथैल्पी पे। अगर मैं बात करूं, अगर म्यू जेटी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है गैस सो कूलिंग बिहेवियर। मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया, रियल गैस, भाई रियल गैस है वही तो कूलिंग बिहेवियर शो करेगी। ओके, अगर म्यू जेटी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए, अगर म्यू जेटी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, सो द हीटिंग इफेक्ट, जो आपकी गैस है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगी, हीटिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैसें हैं जो एडियाबैटिक एक्सपांशन कराने पर हीटिंग इफेक्ट शो करती है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन और हीलियम का मैं एडियाबैटिक एक्सपांशन कराऊंगा तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, अगर म्यू जेटी आपका 0 है तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आइडियल गैस, भाई म्यू जेटी 0 कब होगा, जब वो आइडियल गैस होगी, तभी तो आपका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब पॉजिटिव होगा तो रियल गैस शो करेगा। तो सीधा एक लाइन में पूछ सकता है कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट किसके लिए पॉजिटिव होता है, कि हाँ रियल गैस के लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए 0 होगा, आइडियल गैस के लिए 0 होगा, और किसके लिए नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर और कैसे इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।